अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। 10 स्टूडेंट्स तो हो गए हैं। जो नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी है द येलो वॉलपेपर, उसको जानने से पहले उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने मॉर्निंग को भी आज सिर्फ इसका जो ओवरऑल सिनॉप्सिस है वही बताया है, पढ़ी तो हमने है नहीं। वो ये कह रहे थे कि अ, हम जो है ना वो छुट्टियों के बाद पढ़ लेंगे, तो इसलिए आप लोग भी मैं आप लोग को भी बता देती हूँ उसका ओवरऑल जो राइटर के बारे में, उसके इरा के बारे में, फिर ये शॉर्ट स्टोरी की इम्पोर्टेंस क्या है और किस हवाले से ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई। ये शॉर्ट स्टोरी येलो वॉलपेपर बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी है। इसको शॉर्ट स्टोरी में भी कंसिडर किया जाता है, इसको नॉन फिक्शन में भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि शार्लेट परकिंस गिलमैन जो कि इसकी राइटर है, वो अपनी लाइफ की बहुत सारी हैपनिंग्स इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो वो ऐड करती है। वो किस तरह करती है कि उसकी अपनी लाइफ की जो उसके सर्कमस्टांसेस थे, जो उसका अपना डिप्रेशन रहा उसकी लाइफ में, वो बहुत ज्यादा हमें इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी नजर आता है। अब शार्लेट की लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि शार्लेट परकिंस एक गरीब घराने की बेचारी लड़की थी, जिसने प्रॉपर और बैलेंस्ड एजुकेशन भी नहीं ली, और 19th सेंचुरी की, क्योंकि 1860 में ये पैदा हुई, तो उस एज में 19th सेंचुरी ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल कर रही थी। 19th सेंचुरी में रेवोल्यूशंस आ रही थी, मूवमेंट्स आ रही थी, जिसकी वजह से फोकस भी जो मोस्टली था वो इन जैसी चीजों पे नहीं था, लिटरेचर पे, आर्ट पे। पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा प्रिवेल कर चुकी थी, और लोगों का जो लाइफस्टाइल था इसलिए भी खराब था क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी। क्योंकि ये अमेरिकन राइटर है और कनेटिकट में ये पैदा हुई, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी स्टेट है आज भी। कनेटिकट उस दौर में एक छोटे से गांव जैसा जो स्टेट थी वैसी थी, और कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। और आपको मैंने पहले ही बताया मैं कि 1775 में तो अमेरिका अभी अपीयर हो रहा है ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, तो उसके बाद से अभी तक वो इस्टेब्लिशमेंट की के प्रोसेस से गुजर रहा था। तो जिस दौर में ये जो शॉर्ट स्टोरीज ने लिखी, ये तो खैर 1892 में लिखी, लेकिन इसके पीछे बेशुमार इसकी अपनी लाइफ की ऐसी अनफॉर्चुनेट हैपनिंग थी, जिसकी वजह से इसकी शॉर्ट स्टोरी में भी इसका बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन नजर आता है। शार्लेट परकिंस ने चार्ल्स स्ट्रैक्सन के साथ, जो स्टैटसन के साथ जब शादी की, तो इसकी मैरिज एक फेल्ड मैरिज साबित हुई, क्योंकि उसके हस्बैंड को ये लगता था कि ये डोमेस्टिक ड्यूटीज परफॉर्म करने के काबिल नहीं है, लाइक निग्लेक्ट करती थी डोमेस्टिक ड्यूटीज को। दोनों के दरमियान मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकी, मेंटल कैलिबर नहीं बन सका, जिसकी वजह से शार्लेट परकिंस डिवोर्स्ड हर हस्बैंड, और उसके बाद इसने लिखना शुरू कर दिया अपनी जो शी गेव बर्थ टू अ डॉटर नेम कैथरीन। और उसके बाद इसने 9 साल की जो इसकी बेटी थी कैथरीन, उसको भी अपने फर्स्ट हस्बैंड के हवाले कर दिया। और उसके बाद इसने 1900 में शादी की दोबारा इसके अपने फर्स्ट कजन के साथ, और वो शादी 1900 से लेकर 1934 तक रही, जब तक उसके उस हस्बैंड की डेथ नहीं हुई। इट मींस के द सेकंड मैरिज वाज अ सक्सेसफुल वन। और उसके बाद 1935 में इसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया, क्योंकि 1934 में तो इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जो मिस्टर गिलमैन की। उसके बाद इसको जब ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ तो 1935 में इसकी डेथ हो गई, लेकिन वो कैंसर की वजह से नहीं हुई। शी कमिटेड सुसाइड, और मरने से पहले इसने एक नोट भी लिखा, जिसमें इसने कहा कि मैंने ये फैसला किया है कि लाइफ में स्लो और पेनफुल डेथ मरने की बजाय अगर एक क्विकेस्ट और सिंपलेस्ट वे से मारा जाए तो ज्यादा बेटर है। ये ड्रग्स बहुत ज्यादा लेने लगी थी, कोकेन बहुत पीती थी, जिसकी वजह से इसने
अब इसकी डेथ के बारे में भी कंट्रोवर्सीज हैं। सुसाइड के बारे में भी कुछ कहते हैं कि कोकेन की वजह से ही ज्यादा डेथ होगी, कुछ ये कहते हैं कि इसने पॉइजन किया था खुद को, कुछ ये कहते हैं कि शी इनहेल्ड गैस, जो कि वो होती है, ये जो गैस होती है जो हम यूज करते हैं फॉर द कुकिंग, तो वो स्टोव का गैस इनहेल करके। तो इस तरह इसकी डेथ के बारे में कंट्रोवर्सी है, लेकिन वो हमारा पॉइंट नहीं है। हमारा पॉइंट क्या है कि इसकी अपनी लाइफ जो कि एक कंप्लीट मेंटल डिजास्टर थी, डिप्रेशन का शिकार थी 1860 से लेकर 1900 तक, जो 40 इयर्स है इसकी लाइफ के, इंतहाई जो है वो मेंटल डिस्ट्रेस में और डिप्रेशन में गुजरे, जिसकी वजह से इसकी राइटिंग में भी इसका डिप्रेशन बहुत हद तक प्रोमिनेंट नजर आता है। अब इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी 4-5 ऐसे कैरेक्टर है, बल्कि 4 नहीं 3 कैरेक्टर कहूंगी मैं, क्योंकि फोर्थ कैरेक्टर तो इसकी बेटी है, जिसका कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, और शी हैज जस्ट गिवन बर्थ टू दैट बेबी। इसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर है शॉर्ट स्टोरी के अंदर। फिर इसमें जो कैरेक्टर है नंबर 1 वो है जॉन, जो कि नरेटर है, उसका हस्बैंड है। नरेटर कौन है? ये लेडी खुद ही नरेटर है, यानी कि शार्लेट परकिंस खुद ही नरेटर है इसमें, और इसका हस्बैंड है जॉन, और जो कि इस डॉक्टर है इसका हस्बैंड, और इसका भी डॉक्टर है, क्योंकि ये आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, ये डिप्रेशन का शिकार है, और इसका हस्बैंड इसका ट्रीटमेंट भी खुद ही कर रहा है। फिर इसकी सिस्टर इन लॉ है, जो कि जॉन की सिस्टर है जेनी, वो इसकी सिस्टर इन लॉ भी है, लेकिन नर्स का काम भी करती है और हाउस कीपर भी है, जो कि बच्ची को भी संभालती है। सिर्फ हमें 3 कैरेक्टर नजर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारी इंटरेक्शन होती है शॉर्ट स्टोरी के अंदर वो नरेटर के साथ ही होती है। नरेटर का कोई नाम नहीं है, ये वो अपने आप को सिर्फ नरेटर कहती है। और जो इसका हस्बैंड है जॉन, उसके साथ इसकी कन्वर्सेशन है मोस्टली। तो शार्लेट की जो लाइफ है उसकी एक रिफ्लेक्शन हमें शॉर्ट स्टोरी में इसलिए भी ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आती है क्योंकि एक फेमिनिस्ट थी। ये फेमिनिस्ट थी, ये सोशलिस्ट थी। इसने लाइफ में फेमिनिज्म के लिए बड़ा काम किया। जिस एरा से बिलोंग करती है, 19th सेंचुरी से, 19th सेंचुरी में फीमेल्स को, वुमेन को वोट कास्ट करने की भी परमिशन नहीं थी, और 1920 में जाकर कहीं फीमेल को ये राइट मिलता है कि वो वोट कास्ट कर सकती हैं। फिर इसने जो फर्स्ट वेव आई थी फेमिनिज्म की, उसमें इसने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था, क्योंकि ये चाहती थी कि फीमेल की फिजिकल हेल्थ से ज्यादा उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो मैटर करती है। जब तक फीमेल की मेंटल हेल्थ को डिस्कवर और एड्रेस नहीं किया जाएगा, फिजिकली वो कितनी भी फिट होंगी, दे आर नॉट फिट। और जो हालात हम इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर देखते हैं एक फीमेल के, जो कि अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस है, वो हमें इसकी पर्सनल लाइफ में भी नजर आता है। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि नरेटर जो है, मैंने जैसे बताया आपको कि उसने जो आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी गर्ल, वो पोस्टमार्टम स्ट्रेस से गुजर रही है, मतलब एक बेड रेस्ट पे है बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ डॉक्टर हु इज आल्सो हर हस्बैंड। और वो उसका हस्बैंड उससे कोई काम नहीं करने देता। वो उससे ये कहता है कि वो कंप्लीट बेड रेस्ट रखे, क्योंकि उसके लिए चलना फिरना और कोई फिजिकल या स्ट्रेनस वर्क करना जो है ये बहुत खतरनाक है। अब होता क्या है कि बजाय वो रेस्ट, वो जो थी, क्या कहना चाहिए, रिलीफ जो था वो उसके लिए बेहतर साबित होता, वो उसके लिए डिप्रेसेंट बन जाता है। उसे कोई काम नहीं करने दिया जाता, उसे हर वक्त कमरे में बंद रखा जाता है। उसका हस्बैंड उसको और बेबी को साथ लेकर आउटिंग के लिए निकलता है, जहाँ वो एक पुरानी जगह पे कोई हवेली किराए पे लेते हैं और वहां उसको रखता है। उसके लिए जो कमरा सिलेक्ट करता है उस हवेली के अंदर, वहां एक येलो कलर का वॉलपेपर लगा हुआ है। अब वो वॉलपेपर जो लगा हुआ है, वो जब उससे पहले कोई किराएदार यहाँ आया, क्योंकि ये भी किराए पे आए हैं यहाँ रहने के लिए कुछ दिन, तो उससे पहले जो किराएदार थे, जो टेनेंट थे, उनके साथ कोई बच्चे होंगे जिन्होंने वो येलो वॉलपेपर को जगह जगह से फाड़ा हुआ था। और ये क्योंकि उसके लिए ये कमरा सेलेक्ट हुआ, तो ये हर वक्त उस वॉलपेपर को देखती रहती है, और उसे वॉलपेपर पहले तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे वो वॉलपेपर डिस्गस्टिंग लगने लगता है। अब जो वो पेपर फाड़ा हुआ है, जगह जगह से खींचा हुआ है, वो उसे लगता है कि ये एक वॉलपेपर के पीछे कोई औरत है जो उसे बुला रही है, और वो औरत उसे कहती है
कि उसे इस वॉलपेपर से बाहर निकालो, वो आज़ाद होना चाहती है। ये अपने हस्बैंड को बार बार ये कहती है कि यहाँ पे एक औरत है जो कि इस वॉलपेपर से निकलना चाहती है। उसके हस्बैंड को लगता है कि इसके दिमाग पे असर हो गया है। अब मैं आपको मजीद तो नहीं बताऊंगी शॉर्ट स्टोरी की एंडिंग क्या होती है, तो लेकिन इसमें हकीकत में ये बात एड्रेस करने की कोशिश की गई है कि जब तक हम किसी का मेंटल डायलेमा वो नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, एड्रेस नहीं करते, तब तक आप उसको फिजिकली जितना मर्जी रिलीफ दे दें, उसको बेड रेस्ट करा दें, वो जो इंटरनल जो स्टॉर्म चल रहा है, इंटरनल स्ट्रगल है, जब तक पेशेंट उससे बाहर नहीं आता तब तक उसका फिजिकली फिट होना कोई मैटर नहीं करता। दूसरी तरफ ये हमें ये सिंबलाइज करती है कि फीमेल्स के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको निग्लेक्ट किया जाता है। बीइंग अ फेमिनिस्ट ये इस चीज को भी बताती है कि फीमेल्स के इश्यू को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, जिनको मोस्टली निग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सोशलिस्ट भी है। फिर ये दूसरी तरफ इसने एक एक दो और भी शॉर्ट स्टोरीज लिखी जिसमें ये ना सिर्फ औरतों की आज़ादी की बात करती है बल्कि ये उनके इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने की भी जो है वो उसको सपोर्ट करती है कि फीमेल्स को इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए। इसकी जितने भी इसने लिखे, इसने पोइट्री लिखी, इसने शॉर्ट स्टोरीज लिखी, फिक्शन लिखा, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्नॉलेज किए जाने वाला और सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किए जाने वाली जो शॉर्ट स्टोरी है वो द येलो वॉलपेपर है, क्योंकि येलो वॉलपेपर ही ऐसी शॉर्ट स्टोरी थी जो हमें राइटर की लाइफ के अंदर एक पीप थ्रू कराती है कि इसकी अपनी लाइफ, इसकी पर्सनल लाइफ कैसी थी। अब इसकी तकरीबन डेथ के तो डेकेड्स तक इसको, इसके नॉवेल्स को, इसकी शॉर्ट स्टोरीज को किसी ने पढ़ा ही नहीं ना। उसके बाद 1970s में जाकर जब फेमिनिज्म की वेव बहुत ज्यादा तेज होना शुरू हुई तो लोगों ने फेमिनिस्ट के वर्क को निकालना शुरू किया जिसमें इसका जो काम था वो भी नजर आया। फिर इसको बड़ी एक्नॉलेजमेंट मिली। लेकिन 1935 में क्योंकि इसकी भी डेथ हो गई थी और इसलिए इसका काम इसकी डेथ के बाद, जिसको पोस्थ्यूमसली कहते हैं, इसकी डेथ के बाद बहुत सारा इसका काम एक्नॉलेज किया गया। इसकी जिंदगी में तो इसके कामों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली। हालांकि ये मैगजीन में भी लिखती थी, ये एडिटोरियल्स लिखती थी। फिर इसकी अपनी पर्सनल लाइफ जितनी स्कैंडलस थी उसने भी बड़ी हेडलाइंस बनाई। ना सिर्फ उस दौर में जिस दौर में इसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स किया, डिवोर्स एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था, एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, और लेकिन इसकी ये खबर भी अखबारों की जीनत बनी थी। फिर इसका एक अपनी दूसरी शादी के बारे में भी जो इसका बहुत बड़ा स्टेप था वो भी बहुत ज्यादा इन हुआ। लेकिन इसने ना सिर्फ अपनी राइटिंग के मामले में अपने आप को प्रोमिनेंट कराया बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये लोगों की नजरों में बहुत आई। इसलिए ये उस दौर की एक ऐसी ब्रेव और बोल्ड लेडी थी जिसने बहुत सारे स्टेरियोटिपिकल बैरियर्स को, जो सोशल बैरियर्स थे, उनको तोड़ने की कोशिश की। बस इस शॉर्ट स्टोरी का यही ओवरव्यू है, और राइटर के बारे में स्पेशली। कोई क्वेश्चन है आपका? बता दूं कि इसमें वॉलपेपर का कलर येलो क्यों रखा गया, रेड वॉलपेपर क्यों नहीं है, वो ग्रीन वॉलपेपर क्यों नहीं है, वो ब्लू क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि येलो कलर हकीकत में हेट्रेड का सिंबल है। येलो कलर डिस्गस्ट का सिंबल है। पहले तो आपको येलो कलर वो अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जब इंडल्ज हो जाते हैं उस कलर के अंदर तो आपको वही कलर डिस्गस्टिंग लगने लगता है। इसलिए येलो वॉलपेपर का नाम भी एक बहुत क्या कहना चाहिए, एसोसिएशन के साथ रखा गया है कि वॉलपेपर को पर्सपेक्टिव ही येलो कलर का दिया गया, जिसकी वजह से उसको राइटर की यानी नरेटर की फीलिंग के साथ एसोसिएट किया गया। अब इस शॉर्ट स्टोरी का भी आंसर कोई नहीं निकलता, आप खुद ही जस्टिफिकेशन देते हैं, खुद ही कंक्लूजन निकालते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। इसलिए इस शॉर्ट स्टोरी में भी वही सस्पेंस, वही थ्रिल है जो हमने इससे पहले सिग्नल मैन में पढ़ा। तो आपने इसका कंक्लूजन खुद ही ड्रॉ आउट करना है। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग एंडिंग है इसकी भी। में जब मैंने स्टूडेंट्स को बता रही थी तो मुझसे एक दो पूछ रहे थे कि, बल्कि एक लड़की ने क्वेश्चन किया कि इस आपने जो हमें ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ाई जा रही है इसका तो हमें पर्पस ये लगता है
कि सुसाइड कर लेनी चाहिए क्योंकि ये सिंपलेस्ट और क्विकेस्ट वे है। अब मसला ये था कि उसने सिर्फ एक नेगेटिव एस्पेक्ट को ही उठाने की कोशिश की। उसने इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देखा। जितनी वो फीमेल की फ्रीडम की बात कर रही थी, उसने नहीं सोचा। उसने सिर्फ उसी एस्पेक्ट को पकड़ा जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो जाते हुए नोट लिख कर गई है कि इंसान के लिए जो बेस्ट वे है वो स्लो और पेनफुल डेथ से बेहतर है कि वो क्विकेस्ट और सिंपलेस्ट डेथ जो है वो दुनिया दुनिया से इंसान चला जाए। लेकिन उसने वो मैंने उससे भी ये बताया कि आपकी आपकी लाइफ की जो पिछले 18-20 साल की तरबियत आपको घर से दी जाती है कि सुसाइड एक बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। आपने वो एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने पे फौरन भुला दी। आपको एक शॉर्ट स्टोरी जो कि अभी स्टार्ट तक नहीं की, आपने उसकी टीचिंग को फौरन अडॉप्ट कर लिया जो कि नेगेटिव थी, लेकिन अपनी पिछले 20 साल की दी हुई ट्रेनिंग खत्म कर दी। तो अगर आप में से किसी के ज़हन में भी ये सवाल आ रहा है कि इसमें हर शॉर्ट स्टोरी के एंड पे सुसाइड ही क्यों बताई जाती है, तो सुसाइड इस शॉर्ट स्टोरी का हिस्सा नहीं है और ना ही उस वो शॉर्ट स्टोरी में कहीं भी सुसाइड की बात करती है। ये तो उसकी पर्सनल लाइफ है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और उसकी पर्सनल लाइफ को उसकी जो आर्टिस्टिक या लिटरेरी राइटिंग है उससे बिल्कुल ज्यादा रिलेट इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारी चीजें सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ओल्ड हो जाती हैं। बहुत सारी चीजों को डिस्कार्ड करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट करना पड़ता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बाय द वे, आपने जो शॉर्ट स्टोरी हमें पढ़ाई है ना, द सिग्नल मैन, उसमें ज्यादातर जो है वो फीलिंग के एस्पेक्ट को ही वाज़ेह किया गया। जिस तरह आपने पढ़ाई है फियर, मतलब कोई डर, खौफ, लेकिन मिस वहाँ पे एक सिंपथी का भी एस्पेक्ट है उसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो है जैसे हम कह सकते हैं कि वो जो द सिग्नल मैन था, जो वो वहाँ पे वो ज्यादा डर नहीं रहा, लेकिन उसका पीछे उसका जो कह लें कि मकसद है, वो ये है कि वो लोगों को बचाना चाह रहा है वहां पे, कि कोई प्लेन के पीछे आके मतलब मर ना जाए। वो अपनी ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है ना वहां पे। तो वो बिल्कुल हर पेन ले दफा रहा है ना एक चीज की। जी जी मिस। वो एक चीज की पेन ले रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जी फुलफिल करने के लिए। जी हम्म। तो मतलब ये है कि जब हम किसी चीज के अंदर डिफरेंट। से पॉजिटिव पर्सपेक्टिव निकालते हैं तो हमें पॉजिटिव नजर आता है। हम जी मिस। नेगेटिव निकालने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव नजर आएगा। हकीकत में देखा जाए तो ये शॉर्ट स्टोरी मैंने बताया था कि आपके जो सीनियर थे वो ये कहते थे बच्चों वाली शॉर्ट स्टोरी है। क्या भूत भूत प्रेत है और क्या जिन्नों भूतों की कहानियां पढ़ाई जा रही हैं। जिन भूत हकीकत में मैंने तो कभी नहीं देखा। वो तो एक और चीज की तरफ ले गए थे बात को। उन्हें ये बच्चों वाली कहानी लगती थी। हकीकत में उन्होंने इसका क्रक्स नहीं समझा था जब मैंने उन्हें पढ़ाया था, कि वो कह रहे थे कि ये तो छोटे छोटे बच्चे डरते हैं जिन्नों भूतों से। पर्पस डराना नहीं था। पर्पस ये था कि मेंटल स्ट्रेस सबसे ज्यादा डिजास्टर्स और फेटल स्ट्रेस है। फिजिकल स्ट्रेस तो खत्म हो जाता है क्योंकि फिजिकल स्ट्रेस प्रोमिनेंट होता है, कोई और भी आपके फिजिकल स्ट्रेस को कम करा देता है। मेंटल स्ट्रेस आपका इंटरनल टॉर्चर है जो कि अब किसी को नजर नहीं आता। उसका भी यही प्रॉब्लम था इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी। जो लेडी है, जो नरेटर है, वो अपने डिप्रेशन के साथ उलझ रही है और उसके हस्बैंड को लगता है कि इसे कोई फिजिकल वर्क नहीं कराना है, बीमार पड़ जाएगी। अब वो जितनी बीमार अंदर से है वो किसी को भी नजर नहीं आ रहा। आप लोग खामोश हैं। शॉर्ट स्टोरी पढ़ने का तो नहीं इरादा आप लोगों का?